हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने हिंद यूनानी और शकों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पार्थियन के बारे में, पार्थियन शासकों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न भिन्न जो इतिहासकार थे उन्होंने इन्हें मतलब कहाँ से संबंधित माना है। तो सबसे पहले सामान्य इतिहासकारों की राय। ज़्यादातर इतिहासकारों का यह मानना है कि दक्षिणी भारत के पल्लव पार्थियन जाति से संबंध रखते थे, जिन्होंने दूसरी सदी के आसपास पल्लवों एवं चोलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी तथा छोटे जागीरदार तथा सामंतों के रूप में कार्य करते थे। जब चोल तथा पांड्य राज्य कमज़ोर हुए तो पार्थियनों की इस शाखा ने दक्षिणी भारत के साम्राज्य करना शुरू कर दिया। पल्लव राज्य के संस्थापकों में बप्पादेव का नाम सर्वप्रथम आता है, जिसने 224 ईस्वी में कांजीवरम में अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। परंतु के.पी. जायसवाल इस मत से सहमत नहीं है। उनका यह मानना है कि पल्लव न तो विदेशी थे और न ही द्रविड़ जाति से संबंध रखते थे, बल्कि पल्लवों का मूल स्थान जो निवास था मध्य भारत में मानते हैं। कौन? के.पी. जायसवाल। तथा पल्लवों को वाकाटक की एक शाखा मानते हैं, जिसमें चोल, चेर और पांड्य राज्यों पर कालांतर पर अधिकार कर लिया था और कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है डॉक्टर वी स्मिथ। दोनों ही विचारों से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि पल्लव वास्तव में श्रीलंका के निवासी थे, जिन्होंने चोल और चेरों को हराकर भारत में पल्लव साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट है डॉक्टर कृष्णा स्वामी। ये जो है हिस्टोरियन, ये कहते हैं कि पल्लवों को सातवाहनों के सामंत के रूप में कृषित करते हैं। जब यज्ञदत्त शतकर्णी के राज्य का विस्तार कम होने लगा, उस समय बप्पादेव ने दक्षिण भारत में अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रख दी थी। नेक्स्ट है नीलकंठ शास्त्री। उत्तरी भारत में पल्लवों का मूल निवास स्थान मानते हैं। उनके साक्ष्य के.पी. जायसवाल के मत को पूर्णता देते हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पल्लवों के मूल निवास स्थान के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है, परंतु बप्पादेव की छठी शाखा के बाद यानी सिंह विष्णु से लेकर नरसिंहवर्मन तक पल्लव साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था, जिसमें पल्लवों ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ कला, साहित्य तथा वास्तुकला, मुख्यतः भवन एवं मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके मुख्यतः प्रमाण आज भी दक्षिण भारत में मंदिरों की द्रविड़ शैली के रूप में विद्यमान है। अब हम बात करेंगे प्रमुख पल्लव शासकों की। सर्वप्रथम हमारे पास आता है सिंह विष्णु। उसका टाइम पीरियड है हमारे पास 575 से 600 ईस्वी। इस वंश का संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। इसको सिंह विष्णु पोतरायण एवं अवनी सिंह भी कहा जाता है। इसके दरबार में प्रख्यात संस्कृत कवि भारवी रहता था। सिंह विष्णु के समय ही मामल्लपुरम का आदिवराह गुहा मंदिर बना था। इस मंदिर में सिंह विष्णु एवं उसकी 2 रानियां जो थी उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके बाद आता है इसका पुत्र महेंद्र वर्मन। इसका टाइम पीरियड है हमारे पास 600 से 623 ईस्वी। इसके समय में ही दक्षिण भारत में प्रभुसत्ता के लिए पल्लव पांड्य तथा पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसने विचित्रचित, मत विलास, प्रहसन, गुहवर आदि पदवी धारण की। पहले यह जैन था, बाद में शैव संत अपार के प्रभाव से शैव धर्म ग्रहण कर लिया। महेंद्र वर्मन ने मत विलास, प्रहसन तथा भगवत दज्जुकियम जैसे ग्रंथों की रचना की। इसके संरक्षण में ही संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ कुंडमिमाल्य की रचना हुई। यह संगीत का ज्ञाता भी था। इसने रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली। इसके पश्चात है नरसिंहवर्मन। इसका टाइम पीरियड है हमारे पास 630 से 668 ईस्वी। कुरम दानपत्र के अनुसार नरसिंहवर्मन ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को परिमल, मणिमंगलाई एवं सूरमार के युद्धों में पराजित किया तथा पुलकेशिन की पीठ पर विजय शब्द अंकित करवाया। नरसिंहवर्मन के कसाककुंडी अभिलेख से इसकी श्रीलंका विजय प्रमाणित होती है।
नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन द्वितीय। इसका टाइम पीरियड है 668 से 670 ईस्वी। इसने घटिका यानी कि विद्वानों की संस्था का विस्तार किया। कुछ लेखों में इसे मध्यम लोकपाल कहा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास परमेश्वर वर्मन प्रथम। इसका टाइम पीरियड है हमारे पास 670 से 700 ईस्वी तक। इसके टाइम पीरियड में जो है पुनः पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसके समय में मामल्लपुरम का प्रसिद्ध गणेश मंदिर निर्मित हुआ। इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसका टाइम पीरियड है हमारे पास 700 से 728 ईस्वी। इसे राज्य सिंह भी कहा जाता है। इसने कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसे राजसिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसके अन्य निर्माण कार्यों में महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर, कांची का ऐरावतेश्वर मंदिर भी है। महाकवि दंडी इसका समकालीन था। इसके बाद है हमारे पास परमेश्वर वर्मन द्वितीय। इनका टाइम पीरियड है हमारे पास 728 से 730 ईस्वी। ऐसा कहा जाता है कि इसने बृहस्पति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का अनुसरण किया तथा संसार की रक्षा की। चालुक्यों के उलचल अभिलेख से ज्ञात होता है कि चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने गंग शासक दुर्विनीत की सहायता से इसे हराया था। अभिलेखों में परमेश्वर वर्मन को कली को दंडित करने वाला तथा मनु के सिद्धांतों का पालन करने वाला बताया गया है। इसके बाद है नंदी वर्मन द्वितीय। इसका टाइम पीरियड है 730 से लेकर 800 ईस्वी। संभवतः विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे परास्त कर दिया था। गोविंद तृतीय के अभिलेख से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने पल्लवों की राजधानी कांची पर विजय प्राप्त की, परंतु अपनी पुत्री रेवा का विवाह नंदी वर्मन से कर दिया। इसके बाद आता है दंती वर्मन, जिसका टाइम पीरियड है हमारे पास 800 से 840 ईस्वी। यह नंदी वर्मन का रेवा का पुत्र था। इसके समय में राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने आक्रमण किया। इसे अभिलेखों में पल्लव कुलभूषण कहा गया है। इसने मद्रास के निकट बने पार्थ सारथी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसके पश्चात है नंदी वर्मन तृतीय, जिसका टाइम पीरियड है हमारे पास 846 से लेकर 869 ईस्वी। इसने अपने बाहुबल से चोलों, पांड्यों एवं चेरों को पराजित कर पुनः एक बार पल्लव साम्राज्य की शक्ति या पल्लव साम्राज्य को शक्ति दी। तमिल रचना नंदी कलम्बकम से में इसके द्वारा कई विजयी युद्धों की जानकारी दी गई है। नंदीवर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था और इसने तमिल साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। उसकी राज्यसभा में तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि संत पेरुंद देवनार निवास करता था, जिसने भारतम या भारतवेणवा की रचना की। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने अपनी कन्या शंखा का विवाह नंदीवर्मन तृतीय से कर दिया। इसके पश्चात है हमारे पास नृपतुंग वर्मन, जिसका टाइम पीरियड है 869 से 880 ईस्वी। इसके शासनकाल में सौतेले भाई अपराजित ने विद्रोह कर दिया और परिणामस्वरूप दोनों के मध्य श्रीपुरम्बियम के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें नृपतुंग वर्मन मारा गया। इसके पश्चात है अपराजित। इसका टाइम पीरियड है 880 से लेकर 903 ईस्वी। इसके समय में चोल शासक आदित्य प्रथम ने इसको पराजित कर मार डाला एवं स्वयं तोंडमंडलम का स्वामी बन गया। अपराजित के बाद कुछ शासक हुए, परंतु वे सभी पल्लव शक्ति को बचाने में असफल रहे। नेक्स्ट है पल्लव राजवंश। यहाँ पे जो है पल्लव जो राजवंश के जितने भी शासक हुए हैं उन सभी को सीक्वेंस में बताया गया है और उनका टाइम पीरियड भी बताया गया है। तो आप लोगों को इनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी जो है ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पल्लव प्रशासन। पल्लवों ने दक्षिण भारतीय इतिहास में न सिर्फ राजनीतिक भूमिका निभाई, बल्कि सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से भी उनका शासन महत्वपूर्ण है। राज्य स्थापना के अतिरिक्त पल्लवों ने प्रशासनिक संगठन के साथ ही साहित्यिक एवं कलात्मक प्रगति को भी प्रोत्साहन दिया। पल्लवों ने राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित की।
राजा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक रूप से सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। पल्लव राजाओं ने प्रजा पालन के सिद्धांत पर बल प्रदान किया। वे सदैव प्रजा के हित की कामना करते थे। राज्य में शांति सुव्यवस्था बनाए रखना और बाह्य आक्रमणकारियों से राज्य की सुरक्षा करना राजा का प्रधान उत्तरदायित्व था। वह न्याय की भी व्यवस्था करता था। राज्य का पद वंशानुगत था तथा उत्तराधिकार के नियम निश्चित थे। राजा के बाद उसकी मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें युवराज, अमात्य, महासेनापति, महादंडनायक, विनय स्थिति स्थापक, गौलमिक, जिला अधिकारी, चुंगी वसूलने वाला पदाधिकारी, ग्राम प्रधान इत्यादि की सहायता से शासन करता था। राजवंश के व्यक्ति भी प्रशासन में भाग लेते थे। पल्लव राज्य विभिन्न मंडल, कोट्टम, नाडु, ग्रामों में विभक्त था। जो मंडल मथा कोट्टम में देशात्मक शासन का भार संभालते थे। स्थानीय प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। गांव एवं नगरों में स्वायत्तता प्राप्त नगर एवं ग्राम सभाएं नगरम और उर थी। नगर प्रशासन में व्यापारी एवं कारीगर प्रमुख भूमिका निभाते थे। पल्लवों की थल एवं जल सेना भी सुसंगठित थी। जल सेना की सहायता से सुदूर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम एशिया के राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने में सहायता मिली। इससे व्यापारिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला। राज्य कृषि तथा सिंचाई की तरफ पूरा ध्यान देता था। राज्य की ओर से जमीन की माप कराई जाती थी। उपज का छठा अंश यानी कि 1/6 भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। चुंगी एवं व्यापारिक कर जो व्यापारियों पर लगाए कर से भी राज्य की आमदनी प्राप्त होती थी। राज्य में सर्वत्र शांति एवं सुव्यवस्था व्याप्त थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिण भारत की 4 प्रमुख शैलियों के बारे में। जो पहली शैली है वह है महेंद्र वर्मन शैली। गर्भगृह के बाहर ऊंट तथा शेरों की आकृतियां बनी होती थी। मंदिर के अंदर शासकों की मूर्तियां भी रहती थी। पल्लव शासक महाराज तथा धर्म महाराज की उपाधि धारण करते थे। उनकी ये मूर्तियां मंदिरों में पाई जाती थी। जो दूसरी शैली है वह है नरसिंह वर्मन शैली। नरसिंह वर्मन शैली महाबलीपुरम में दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त कांचीवरम, पेरुमाल तथा महाबलीपुरम के समुद्र तट पर विशाल रथ मंदिरों के रूप में स्थापित है। नरसिंह शैली में 7 रथ मंदिर प्रमुख है, जिसमें धर्म राज रथ मंदिर सबसे विशाल है तथा द्रौपदी रथ मंदिर सबसे छोटा है। इसके पश्चात है राजसिंह शैली। राजसिंह शैली महाबलीपुरम के समुद्र तट के क्षेत्रों में विकसित हुई, जिसमें विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया। इस शैली में महाबलीपुरम मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर सबसे प्रमुख है। कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से राजसिंह शैली विशाल मंदिरों तथा इसकी भव्यता के लिए जानी जाती है, जो भारतीय धर्म एवं कला दोनों के प्रमाण प्रदर्शन करती है। पल्लव शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, परंतु बाद में इन्होंने हिंदू धर्म को अपना धर्म बना लिया था। नरसिंह शैली के मंदिर शिव तथा विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर महेंद्र वर्मन जो शैली थी उससे कहीं अधिक सुंदर है। नेक्स्ट है अपराजित शैली। अपराजित शैली का विकास 879 ईस्वी से 897 ईस्वी तक हुआ। इसमें मुक्तेश्वर मंगलेश्वर मंदिर, विराट नटराज मंदिर, परमेश्वर मंदिर तथा विशाल मंदिर आते हैं, जो मामल्लपुरम के आसपास हैं। अपराजित शैली के मंदिर ज़्यादातर सिख को समर्पित है और इनमें विशाल शिवलिंगों का निर्माण किया गया है। यह शिवलिंग ऊपर से पतले तथा धरातल से विशाल है और ज़्यादातर शिवलिंग है काले पत्थरों के बने हुए हैं। अपराजित शैली में शैव धर्म को महत्व दिया गया है तथा इसके अतिरिक्त इन मंदिरों में धरातल में चकोर रथ बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे पल्लवों की साहित्य कला। पल्लव शासक धर्म प्रणय तथा कला प्रेमी थे। महेंद्र वर्मन संगीत प्रेमी भी था, जिसने एक महाकाव्य महाप्रसंग की रचना की थी। इसके अतिरिक्त पल्लव काल में हमें भारवी, दानिन, दीनानाथ तथा मयोस्मयन नामक कवियों के विवरण प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म के पतन तथा शैव धर्म के पतन के उदाहरण भी इन कवियों तथा लेखकों के साहित्य में मिलते हैं।
पल्लव वंश कला एवं साहित्य के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखता है, जिसने 5वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य विशाल भवनों एवं मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसके उदाहरण आज भी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं। तो ये थे हमारे पास पल्लवों के बारे में आज का हमारा टॉपिक। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।